So hello everyone, Radhe Radhe, welcome back to my channel. Hope everything is going very well with you. So in the previous lecture we have discussed about the circular flow of the economy, है ना, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि 3 phases होते हैं, जिसमें first phase is all about the income generation, which is also known as the production phase. Second phase is all about the distribution of income, and the third phase is all about the expenditure, right? So now today we will discuss its importance, कि why it is importance, the significance of circular flow of income. Means why this concept is important. The very first significance, it will tell us the mutual interdependence of all the sectors of the economy. क्या हमें बताता है कि लाइक इन द प्रीवियस लेक्चर हमने बात की थी 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर इकोनॉमी की, तो ये हमें बताता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का क्या रिलेशन रहता है, प्रोड्यूसर और गवर्नमेंट का क्या रिलेशन रहता है, कंज्यूमर और गवर्नमेंट का क्या रिलेशन रहता है, एंड डेफिनेटली विद द रेस्ट ऑफ दिस वर्ल्ड मींस द एक्सटर्नल सेक्टर, व्हाट विल बी द रिलेशनशिप ऑफ द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. तो वेरी फर्स्ट important point is it will tell us the mutual interdependence of all the sectors of the economy. The second one helps to find out the way or the method to calculate national income, right? The concept national income is like अभी तक हमें we don't know anything about it कि national income क्या है, लेकिन when we will proceed with our lecture, because मैंने आपको बोला था कि this is the base for the methods to calculate the national income. तो जैसे हमने इसमें 3 phases किए ना, प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड द थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर, तो यही 3 methods हैं to calculate the national income. So this is the importance, this is the significance of the circular flow of income. So next topic is injections and withdrawals. whatever we earn, है ना, कि मान लो कि जैसे मेरी इनकम है, जितना भी मैं अर्न कर रही हूँ, इट इज नॉट मैंडेटरी कि मैं वो पूरा का पूरा खर्च भी करती हूँ, है ना. पीपल आर हैविंग सम टेंडेंसी टू सेव समथिंग फॉर देयर अनसर्टेन फ्यूचर, है ना, कि मान लो कि अगर एक बंदा 10,000 कमा रहा है, हमने क्या डिस्कस किया था कि जितना प्रोडक्शन उतना इनकम जनरेशन, जितना इनकम जनरेशन उतना एक्सपेंडिचर. लेकिन अगर मान लो कि 10,000 की इनकम जनरेट हुई है इकोनॉमी में और उसमें से लोग 2,000 का सेविंग कर रहे हैं, तो दैट मीन्स कि खर्चा कितने का हो रहा है, 8,000 का. तो नेक्स्ट फेज में जो प्रोडक्शन में पैसा लगा वो 10,000 नहीं लगा, वो कितना लगा, 8,000. और ये 2,000 से जो हमारी प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो लो डाउन होगी. सो withdrawal means those variable which lowering down the production activity. Again I want to clear कि जितना प्रोडक्शन उतना इनकम, जितना इनकम उतना एक्सपेंडिचर, और फिर वो पैसा कहाँ पे लगा,
प्रोडक्शन एक्टिविटी में। ये चीज हमने लास्ट में क्लियर की थी। अभी हम बात कर रहे हैं विड्रॉल्स की, कि प्रोडक्शन मान लो कि 10,000 की हुई, 10,000 की इनकम जनरेशन हो गई, लेकिन जो कंज्यूमर्स हैं, जो हाउस होल्ड है, उन्होंने 10,000 नहीं यहाँ पे खर्च किया, उन्होंने 8,000 खर्च किया, और 2,000 there is a saving, means a idle saving, right? So this is all about the withdrawal. This idle saving can be considered as the withdrawal. अब देखो ना हमारी प्रोडक्शन एक्टिविटी 2,000 से कम हो गई. So this is all about the withdrawal. The next concept is injections. Injection, by the name suggests, it boosts up the production activity. वो सारे कॉन्सेप्ट्स, वो सारे वेरिएबल जिससे हमारी प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ती है. फॉर एग्जांपल कि अगर 10,000 की प्रोडक्शन एक्टिविटी हुई, 10,000 की इनकम जनरेट हो गई, अब जो खर्चा हुआ, व्हाट हाउसहोल्ड विल डू, उन्होंने 4,000 कहीं से लोन वगैरह लेके उसका भी खर्चा कर लिया. सो प्रोडक्शन एक्टिविटी कितने की हुई, 10,000 ये प्लस 4,000 ये. सो दिस इज ऑल अबाउट कि सी व्हेनेवर वी विल गो फॉर एनी लोन, जब भी हम कभी कोई लोन लेते हैं तो वो लोन लेके हम कभी घर की अलमीरा में नहीं रखते. उस लोन लेने के पीछे वी आर हैविंग सम मोटिव, है ना. तो इधर इट विल गो फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस और इट विल गो फॉर द कंजप्शन पर्पस, है ना. कि अगर वो 4,000, मतलब ये 4,000 लेने के पीछे हमारा मोटिव है कि हमने मान लो कि आई वांट टू गो फॉर एन एकेडमी, राइट. तो उसके लिए मैंने वो 4,000 से आई हैव परचेज सम स्टेशनरी एंड व्हाटएवर, है ना. दैट विल बी लाइक अ इन्वेस्टमेंट फॉर मी. सो ये 4,000 से हमारी एक्सपेंडिचर बढ़ गया, और 14,000 से नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट फेज में प्रोडक्शन एक्टिविटी बूस्ट अप होगी. तो यहां पर वी कैन कंसीडर द एग्जांपल इन्वेस्टमेंट्स, कि अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट कहां पे होगी, प्रोडक्शन एक्टिविटी में. इट विल बूस्ट अप द प्रोडक्शन एक्टिविटी. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द विथड्रॉल, हियर वी विल टॉक अबाउट द सेविंग्स, जिससे हमारी प्रोडक्शन एक्टिविटी कम हो जाएगी. So this is all about this concept, the injections and withdrawals. So I hope it is clear to you all. So the next concept is see यहाँ पे we are discussing about the basic concept which will help us to know the methods for calculating the national income, right? So यहाँ पे we will discuss the very first concept, that is सबसे main चीज. Here we will discuss about goods. अब when we talk about goods in economics, तो यहाँ पे goods not only the tangible goods, tangible goods which can be touched, which can be seen. लेकिन when we talk about goods in economics, it will also include the intangible goods, means the services. Yes. So here goods means tangible goods. We can take the example of this marker. And intangible good, the service of mind, like the service of a teacher, service of a doctor, service of a lawyer, हम consume करते हैं, right? When we are in need of any you can say law related services, तो हम वकील के पास जाते हैं, तो वो भी सारी goods में ही include होती हैं, right? तो अभी goods का जो scope है वो बहुत ज़्यादा vast है. तो इसमें very first basis for goods on the basis of use, right? If
the goods or the services are to be used by the household. Right? Household means the consumers. Right? अब household, they will purchase goods for the self consumption, right? For the self interest. So वो अपनी consumption के लिए खरीदेगा, तो those goods can be considered as the consumer goods, right? If the goods are to be used by the producers, अब प्रोड्यूसर किस लिए खरीदेगा? वो खरीदेगा फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस, तो वो गुड्स को हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट गुड्स और द प्रोड्यूसर्स गुड. Right? So now first comes to the consumer goods. Goods which are to be used for the self consumption, that are known as the consumer goods, right? So इसमें we will discuss the very first kind is durable goods. अब durable goods क्या है? Durable goods once purchased used for many time, right? Like this marker, है ना? एक बार खरीदा और मैं इसको कई महीने या कई साल आई एम यूजिंग द सेम प्रोडक्ट अगेन एंड अगेन, है ना? तो जिसका कंजप्शन पीरियड जो है वो ज्यादा बड़ा होता है, दैट विल बी कंसीडर्ड एज द ड्यूरेबल गुड्स. एंड द सेकेंडली नॉन ड्यूरेबल गुड्स. नॉन ड्यूरेबल मीन्स द सिंगल यूज, है ना? वन टाइम परचेज, consume it, finish. For example, the dairy products, है ना? या घर के लिए जो हम ग्रोसरी खरीदते हैं, राशन लेते हैं, दालें लेते हैं, एक बार यूज किया, फिनिश. तो सिंगल यूज गुड्स आर नोन एज द नॉन ड्यूरेबल गुड्स. द थर्ड कैटेगरी इज द सेमी ड्यूरेबल. अब ड्यूरेबल में हमने बात क्या की थी? टाइम पीरियड की, कि जो चीजों को से कि हम 5 साल तक यूज कर रहे हैं या 5 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए यूज कर रहे हैं, दैट आर कंसीडर्ड एज द ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स. अब सेमी ड्यूरेबल में जिनका कंजप्शन तो जो उसका यूजेज है हम बार बार कर रहे हैं, लेकिन जो उसका टाइम पीरियड है वो ड्यूरेबल से कम रहता है. फॉर एग्जाम्पल क्लोथिंग, है ना? अब क्लोथिंग इधर की हमने ट्रेंड्स को दिमाग में रख के हम अपना वार्डरोब चेंज कर लेते हैं कि नहीं भैया अभी ये चीज अब ट्रेंड में नहीं है, फैशन में नहीं है, वी विल नॉट यूज. और उसका जो है क्लोथिंग में क्या होता है कि जो स्टफ है वो डे बाय डे वो ग्रेजुअली उसका जो क्वालिटी है वो कम होता रहता है, तो उस वजह से वी थ्रो इट, है ना? तो दैट आर कंसीडर्ड एज द सेमी ड्यूरेबल गुड्स, राइट? सो द नेक्स्ट टाइप इज intangible goods. Already we have discussed about it. Intangible means the services, right? So this is the another good kind of good of household sector जो वो यूज करते हैं. मैंने बोला कि मैंने अपने बच्चे की ट्यूशन कहीं पे रख दी, मैं किसी डॉक्टर के पास चली गई, मेरे को जरूरत है ना, किसी मेडिसिन खरीदनी है, तो वो जो चीजें हैं वो सर्विस है ना? एंड सर्विसेज आर कंसीडर्ड एज इंटेंजिबल गुड. So this is all about the consumer good, right? So I hope this is very clear to you. So next we will discuss about the investment of the producer goods. To proceed with the next concept, that is the producer goods. पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे कि household is a separate thing. When we talk about the consumer, so who can be the consumer? अब consumer क्या है? जो कंजप्शन के लिए चीज खरीद रहा है, ना कि इन्वेस्टमेंट पर्पज से. सो वेरी फर्स्ट कैटेगरी द हाउसहोल्ड कैन बी द कंज्यूमर. सेकेंडली
द गवर्नमेंट ऑल्सो कैन बी कंसिडर्ड एज अ कंज्यूमर, है ना। लाइक हमने पहले भी बात की थी कि अगर गवर्नमेंट ग्रोसरी खरीद रही है फॉर द आर्मी, राइट, है ना, तो वहां पे गवर्नमेंट का एम इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट और नथिंग एल्स, उसका एम क्या है कि इट्स फॉर द कंजप्शन ऑल्सो, राइट। सो हाउस होल्ड प्लस गवर्नमेंट प्लस द एनजीओस, right, the non profit organization. अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कौन है? जो चीजें खरीदते हैं नॉट टू अर्न प्रॉफिट एंड नॉट फॉर देयर सेल्फ कंजप्शन, दे डिस्ट्रीब्यूट दोज प्रोडक्ट दोज गुड्स इन द सोसाइटी एट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वहां पे भी उनका एम इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट, तो दैट ऑल्सो मीन्स द खर्चा डन बाय दीज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो उनका जो मेन है कि उन्होंने सिटी में ट्रीज लगाने हैं, तो अगर वो नर्सरी में जाके ट्रीज ले रहे हैं या उनका ले रहे हैं, तो उस देयर द पर्पस इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट, वो सिर्फ सोशल वेलफेयर के लिए ही उन चीजों को खरीद रहे हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द कंजप्शन एक्सपेंडिचर, द कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स इन द इकोनॉमी, तो expenditures done by the household, expenditure by the government and expenditure by the NGOs. When we add these three concepts, then हमारे पास जो अमाउंट आएगा दैट विल बी द कंजप्शन एक्सपेंडिचर, द टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। सो राइट, सो हियर वी हैव डिस्कस, फर्स्ट हमने बात की कंज्यूमर गुड्स की, उसमें हमने बात की उसकी टाइप्स की, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल एंड देन द 10 इंटैंजिबल गुड्स। देन वी हैव डिस्कस कि हु कैन बी द कंज्यूमर, तुम्हारे पास तीन चीजें आई कि हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कि अगर हमने इकोनॉमी का टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर निकालना है तो हम देखेंगे कि हाउस होल्ड के द्वारा कितना एक्सपेंडिचर हुआ है कंज्यूमर गुड्स पे, गवर्नमेंट ने कितना किया और एनजीओस ने कितनी कंज्यूमर गुड्स खरीदे। व्हेन वी एड अप दीस थ्री कांसेप्ट वी विल हैव द टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। सो नाउ वी विल प्रोसीड विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज the producer goods. By the name suggest, the goods used by the producer, right? अब producer कौन है? Producer वो है जो प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। The main motive is to earn the profit, to maximize the profit. तो अब प्रोड्यूसर इकोनॉमी में कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी गुड्स खरीदेगा? तो वेरी फर्स्ट, अब ट्रीट योरसेल्फ एज अ प्रोड्यूसर, कि आप प्रोड्यूसर हो तो आप इकोनॉमी में कौन कौन सी चीजें खरीदोगे? वेरी फर्स्ट, द रॉ मटेरियल, राइट। तो अब एक से कि द पर्सन हैविंग द बिजनेस ऑफ वुड, है ना, उसका जो काम है वो फर्नीचर बनाना है, तो वो whatever the wood in raw form वो जो खरीदेगा, है ना, तो वो रॉ मटेरियल कैन बी द पार्ट ऑफ द प्रोड्यूसर। सेकेंडली, द फिक्स एसेट। अब इस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए ही इज ऑल्सो इन नीड ऑफ मशीनरी, तो वो जो मशीनरी खरीदेगा मीन्स द फिक्स एसेट फॉर द बिजनेस, दैट विल बी आल्सो द पार्ट ऑफ प्रोड्यूसर गुड। एंड द थर्ड वन इज द टूल्स, है ना। अब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द फिक्स एसेट एंड द टूल्स। फिक्स एसेट का सेकेंड नेम इज आल्सो द कैपिटल गुड्स। यस, अब कैपिटल गुड्स में बेटा
बेटा याद रखना इसके दो फीचर होते हैं। पहली बात तो जब फिक्स एसेट दिमाग में आ जाए तो आपके दिमाग में मशीनरी आनी चाहिए, है ना। और इसके दो फीचर्स हैं। फर्स्ट इट इज ऑफ हाई वैल्यू, राइट, इट इज ऑफ हाई वैल्यू मीन्स महंगी होगी। सेकेंडली यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड, मीन्स एक बार खरीद ली सालों तक उसका यूज होता है। When these two features is to be fulfilled by a good which is purchased by a producer, then it will be called as a capital goods or the fixed asset, right? अभी हम बात करते हैं tools की, right? Tools are also used by the producer for a long time, but it is of low value. So that's why इसको हम कैपिटल गुड्स में इंक्लूड नहीं करते। सो प्रोड्यूसर गुड्स, रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर के को चाहिए, फिक्स एसेट एंड टूल्स, एंड व्हेन वी एड अप द एक्सपेंडिचर ऑन दीज थ्री गुड्स इट विल बी कंसीडर्ड एज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि वो खर्चा जो आप पैसा कमाने के लिए कर रहे हो, तो चाहे आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, चाहे आप फिक्स एसेट खरीद रहे हो, चाहे आप टूल्स खरीद रहे हो एज अ प्रोड्यूसर, तो आपका मोटिव क्या रहेगा? टू अर्न पैसा, टू अर्न मनी, टू अर्न प्रॉफिट, राइट। सो अभी हम डिस्कस करेंगे द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, राइट। So investment expenditure, the expenditure done by the producer, right, on the different goods। तो देखिए अभी जो प्रोड्यूसर खर्चा करेगा, है ना, either he will do expenditure on fixed assets or stock means the raw material, right। अगर प्रोड्यूसर खर्चा करता है, जितना भी प्रोड्यूसर खर्चा करता है टू परचेज द फिक्स एसेट, दैट इज नोन एज द फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेंट्री क्या है या स्टॉक क्या है? जो उसके पास मटेरियल, रॉ मटेरियल पड़ा है, तो वो जो खर्चा स्टॉक पे करता है और इन्वेंट्री पे करता है, द सेकेंड नेम ऑफ stock is inventory, that is known as inventory expenditure, inventory investment, sorry। थोड़ा सा हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इन्वेंट्री कैन बी कॉल्ड, कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स, राइट। फर्स्ट इज finished goods, semi-finished and raw material। देखिए एक प्रोड्यूसर अपने पास इन्वेंट्री या स्टॉक क्यों मेंटेन करता है? सिर्फ एक मेन उसका ऑब्जेक्टिव होता है इन्वेंट्री मेंटेन करने के पीछे, बिकॉज बेटा फ्यूचर इज अनसर्टेन, है ना। कभी भी कहीं पे भी रॉ मटेरियल की सप्लाई बंद हो सकती है, राइट, लेबर की कमी हो सकती है, और द थर्ड वन इज कि एकदम से आपको सेल्स के बड़े ऑर्डर आ जाए। तो अगर आप मेंटेन करोगे इन्वेंट्री को, तो आप इन मार्केट अनसर्टेनिटी से बच सकोगे कि अगर मान लो कि आपकी रॉ मटेरियल की सप्लाई बंद हो गई है, राइट, 1 वीक के लिए, तो इफ यू आर मेंटेनिंग द सफिशिएंट स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो यू कैन प्रोसीड विद योर प्रोडक्शन, राइट। सेम केस हैपन कि अगर आपका यू कैन से दैट कि एकदम से इमीडिएट आपके पास ऑर्डर्स आ गए सेल्स के, तो आप यू कैन मेंटेन दैट, you can meet that orders to convert the semi finished goods into the finished one। and when we talk about the finished goods, तो अगर मान लो कि लेबर नहीं मिली,
लेकिन आपने अपने यू कैन से दैट कि आपने ऑर्डर्स कंप्लीट करने, तो इफ यू आर हैविंग द इन्वेंट्री ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट, द फिनिश गुड्स, आप अपने ऑर्डर्स को अच्छी तरह से कंप्लीट कर पाओगे। सो इन्वेंट्री मेंटेन करने का एक ही मोटिव रहता है, टू मीट दी मार्केट uncertainties, right? So I hope this is very clear to you कि हमारा इन्वेंट्री रखने के पीछे एक ही मोटिव रहता है कि जो मार्केट की अनसर्टेनिटीज है उनके साथ कोप अप करना, उनके साथ एडजस्ट करने के लिए बिजनेसमैन यूज टू इन्वेस्ट इन इन्वेंट्री। तो हमने ये 3 टाइप भी कर ली इसकी कि कितनी तरह की इन्वेंट्री होती है, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश एंड फिनिश। नाउ कम बैक टू दिस पॉइंट। अभी बिजनेसमैन 2 तरह पे खर्चा कर रहा है, एक कर रहा है फिक्स एसेट पे और एक कर रहा है इन्वेंट्री पे। The खर्चा done on the fixed asset is called as a fixed investment and on inventory is called as a inventory investment. So when we add up these two concepts, it means the total खर्चा by the producer. अब total खर्चे का second name we are having the gross investment. राइट तो फिक्स एसेट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दोनों को एड अप करके वी आर हैविंग द कांसेप्ट ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अभी कम टू दिस पॉइंट, फिक्स एसेट, राइट? आप कार परचेज करते हो, राइट? अभी वो कार जैसे ही ऑन रोड आती है उसका प्राइस कम हो जाता है। व्हाट इज दैट? That is wear and tear expenditure, means the depreciation. You already discussed in your grade 11 the depreciation in very vast way कि depreciation क्या होती है। तो I don't want to waste my time on that concept कि fixed asset पे हमेशा depreciation भी लगती है। तो अगर fixed asset पे हमेशा depreciation included होती है, right? अभी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में इज द समेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑन द फिक्स एसेट एंड द ऑन द इन्वेंट्री गुड्स, राइट? उन दोनों को टोटल किया हमारे पास ग्रॉस है। अब ग्रॉस में फिक्स इन्वेस्टमेंट भी है एंड फिक्स इन्वेस्टमेंट ऑलवेज देयर इज अ डेप्रिसिएशन। सो व्हेन वी विल सबट्रैक्ट डेप्रिसिएशन from the gross investment, we will have the new concept, that is net investment, right? Now we come to the point depreciation. Depreciation means the wear and tear expenditure. या for example मान लो एक बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस में 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है जी? अब 2 लाख की इन्वेस्टमेंट उसने कैसे की है? 1.5 लाख रुपए से ही परचेज द न्यू मशीनरी और 50,000 से उसने पुरानी मशीनरी की रिपेयर कराई है। तो अभी ये जो 50,000 है जो रिपेयर में खर्च हुआ है, that will be considered as the depreciation. तो अगर हम बात करेंगे प्रोड्यूसर के टोटल खर्चे की, मींस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होगी उसकी 2 लाख की, राइट? 2 लाख में से 1.5 लाख की उसने नई मशीनरी ली है और 50,000 तो उसकी एग्जिस्टिंग जो मशीनरी चल ही रही थी उसकी उसने मेंटेनेंस की। तो इट मींस कि ये जो 50,000 उसने खर्चा है उससे उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ी। अगर वो पहले 10,000 यूनिट बना रहा था विद वन एग्जिस्टिंग मशीनरी, तो ये 50,000 लगा के भी वो 10,000 ही बना रहा है। लेकिन जो उसने 1.5 लाख रुपया खर्चा फॉर परचेजिंग द न्यू मशीनरी, उससे क्या हो गया? उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी डबल होगी कि अगर एक मशीनरी से अगर वो 10 बना रहा है तो अभी 1.5 लाख खर्च के वो 20,000 यूनिट बना रहा है।
तो इट मींस ये जो है उसकी नेट इन्वेस्टमेंट है और ये उसका डेप्रिसिएशन है, राइट। हम बात करें ग्रॉस की, तो ग्रॉस उसका 2 लाख है, जिसमें से 50,000 अगर डेप्रिसिएशन निकाल दिया तो वी आर हैविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट। तो अब नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब, इसका सिग्निफिकेंस, इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है फॉर द प्रोडक्शन एक्टिविटी बिकॉज इट इनहेंसेस द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर, राइट। तो आई होप कि ये बड़ा क्लियर हो गया होगा आपको इस एग्जांपल से कि ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है। नेट इन्वेस्टमेंट इनहेंसेस द प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड when we talk about the gross investment उसमें depreciation included होता है, तो मेन हमारा रोल होता है नेट इन्वेस्टमेंट का, राइट। So I hope this is very very clear to you. So just go through the whole concept thoroughly, right? In the next lecture we will proceed with the main basis concepts of the national income, जिसमें हम जो domestic territory के बारे में पढ़ेंगे, हम normal resident के बारे में पढ़ेंगे, we will discuss about the final goods, we will discuss about the intermediate goods and all the other concept जो हमें बहुत important role play करते हैं to understand the methods, right? So students, do subscribe my channel, just like my videos and share it with your friends. I hope you are getting what I try to make you understand. ठीक है? So thank you so much. राधे राधे and I hope कि आप मेरे चैनल को शेयर भी करोगे और सब्सक्राइब भी करोगे. Thank you so much.